अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मूव कर रहे हैं, हमारे लेक्चर नंबर 13 है, बल्कि 12 है। तो हमारे पास ये है पावर लॉ मॉडल। होता क्या है पावर लॉ मॉडल में? हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो थीसिस होते हैं, आर्टिकल शाया होते हैं। पावर लॉ डिफरेंट टाइप का होता है, उनमें क्या फ़र्क होता है, ये कुछ हमारे माइंड में क्वेश्चन हैं और उनको भी हम, चूँकि ये हम लेक्चर सीरीज़ ही मॉडल के ऊपर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, असल में मॉडल जो होता है कोई भी, तो आप नेवियर स्टोक्स इक्वेशन के अंदर आप ये टर्म देखते होते हैं टा वाली। उस टा की जो रिलेशन होती है ना, उस टा को हम डिफरेंट फ्लूइड के लिहाज से डिफरेंट लेते हैं। तो इसी चीज़ को हम हैंडल कर रहे हैं इन लेक्चर्स में। तो स्टूडेंट, ये है पावर लॉ मॉडल, और इसमें आप देख रहे हैं कि टा एक्स वाई इक्वल टू के, आगे ये मल्टीप्लाई है, और आर डॉट ऑफ एक्स वाई पावर एन है। अब आपको ये थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये लिखा हुआ क्या है। तो इसमें देखें तो ये टा एक्स वाई जो है ये शीयर स्ट्रेस है। ये क्या है जी? शीयर स्ट्रेस है, जो ये बताता है कि एक्स की तरफ जो है ये जो फोर्स लग रही है, ठीक है, कंपोनेंट जो है वो कौन सा है, वाई के ऊपर जो फोर्स लग रही है एक्स की तरफ से, तो इसको हम लोग कहते हैं जी ये शेयर स्ट्रेस है। तो ये हमारे पास जो है ये इसका कंपोनेंट है। आप इसको यही समझ लें, या इसको आप पढ़ें जी कि देखें ना, वाई है, जैसे इधर ऊपर वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस जो है यूं ऊपर की तरफ जा रहा है और एक्स एक्सिस यूं जा रहा है। तो स्टूडेंट, होता ये है कि हम लोग जब बात करते हैं फोर्स जब लग रही होती है, जो प्लेन है, सपोज़ कि हमारे पास ये एक प्लेन जो होता है, हमेशा उस प्लेन के ऊपर जो होता है वो 3 डायरेक्शंस होती हैं स्टूडेंट। अब हम बात करें अगर उन 3 डायरेक्शंस की, तो स्टूडेंट हमारे पास है यहाँ पे, अगर कोई प्लेन दिया हुआ है तो उस प्लेन के ऊपर एक ये डायरेक्शन होगी, एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी, और एक तो जो जेड एक्सिस है वो इसके ऊपर की तरफ है। तो अब यहाँ पे वही बात हो रही है कि टा एक्स वाई, मैं आपको शायद उस तरीके से इसको समझा नहीं पा रहा, और सो के मैं ट्राई करता हूँ। लेकिन ये कि ये जो है ना टा एक्स वाई, इसको हम यूँ लिखते हैं, और ये जो चीज़ है ये आर डैश सी जो है ये क्या है, ये स्टूडेंट है रेट ऑफ शेयर। इसका मतलब ये होता है कि ये लिखा हुआ है पार्शियल एक्स और पार्शियल वाई लिखा हुआ है स्टूडेंट। तो हमारे पास ये कि हम के जो है ये क्या चीज़ है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स है स्टूडेंट, ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स है, और एन जो है वो पावर लॉ इंडेक्स है। एन जो है वो पावर लॉ इंडेक्स है, के जो है वो कंसिस्टेंसी इंडेक्स है। मुझे इतना पता है कि आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। वो लोग जो पहले से काम कर चुके हैं वो तो इसको अंडरस्टैंड कर ही लेते हैं, लेकिन जो कि न्यू स्टूडेंट हैं, तो उनका स्टूडेंट ये हाल होता है कि हम जो अब ये 4 थीसिस जो हैं ये डिस्कस होंगे, बार बार पावर लॉ मॉडल देखेंगे। तो जब आप 4 मॉडल देख के हम उसको समराइज़ करेंगे जब, तो आपको इन सारी की समझ आएगी कि ये कर क्या रहा है। आपने बस मॉडल देख लिया कि इसमें के जो है ये है, और ये जो चेंज आता है वो ये है, और जो फोर्स लग रही है वो ये है। अब नेक्स्ट जो है ये चीज़ स्टूडेंट एन पे डिपेंड करती है। आपने पावर लॉ मॉडल की ये खूबी होती है कि एक टाइम के अंदर ये न्यूटोनियन फ्लूइड को भी डिस्कस करता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को, और डिफरेंट टाइप के जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स होती हैं उनको भी पावर लॉ हैंडल कर लेता है। अगर कोई रिसर्चर जो है इस मॉडल को लेके प्रॉब्लम सॉल्व करे, तो उसको बेहतरीन प्रॉब्लम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मल्टी जो डायरेक्शन प्रॉब्लम है, एक ही टाइम में हमें डिफरेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, और डिपेंड कर रहा होता है एन की वैल्यू के ऊपर। इसमें स्टूडेंट देखें, पावर लॉ मॉडल में जो विस्कोसिटी होती है उसको हम लोग यूँ लिखते हैं, म्यू जो है वो ई डबल एफ लिखा हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको खाली म्यू भी लिख सकते हैं। इफ़ इसको हम करते हैं इफेक्टिव विस्कोसिटी फॉर पावर लॉ मॉडल इज़ गिवन बाई के इंटू आर डैश एक्स वाई और पावर एन माइनस 1। तो ये जो स्टूडेंट ये लिखे हुआ है इसका मीनिंग क्या है, इसमें से आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं, और के की वैल्यू निकाल के आप यहाँ पुट कर सकते हैं। जब आप के की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको समझ आएगी कि किस तरीके से जो है ना विस्कोसिटी यहाँ पे क्या है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट जो है इफेक्टिव विस्कोसिटी फॉर पावर लॉ फ्लूइड जो है, दिस इज़ नोन एट ऑस्टवेल्ड और well power law models, and it has gained importance because of the simplicity, but it is main problem when with the power law model is that it does not correctly predict the value of 0 and infinity value of the viscosity based on the values of the power law index n, and the fluid can be classified into shear thinning
ing fluid for which less than 1 Newtonian fluid for when n is 1 and shear thickening fluid for n is greater than 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये कहा गया है कि आपने ये याद रखना है, ये मॉडल जो है एक तो इसमें ये होता है एन पे डिपेंड करता है, अगर एन की वैल्यू 1 रख दी जाए तो यही मॉडल जो होता है ये पावर लॉ न्यूटोनियन फ्लूइड बन जाता है, और ग्रेटर देन अगर 1 हो तो वो शेयर जो होता है थिनिंग बन जाएगा, और अगर जैसे कि यहाँ पे है एन इज़ 1 तो शेयर थिकनिंग बन गया, और थिकनिंग फ्लूइड ग्रेटर देन 1 के लिए थिक हो जाता है और लेस देन 1 के लिए थिन हो जाता है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट उसके बाद है ये मॉडल था आपका पावर लॉ मॉडल, और इसमें जो ख़ास बात आपने याद रखनी है कि पावर लॉ मॉडल में क्या खामी है, तो स्टूडेंट इसका दूसरा नाम होता है ओस्टवेल्ड डी वेल्व पावर लॉ मॉडल भी इसको हम कहते हैं, एंड हैज़ गेन्ड इम्पॉर्टेंस बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी। एक तो ये इसकी अहमियत इसलिए है कि बहुत सादा है, बट मेन प्रॉब्लम व्हेन द पावर लॉ मॉडल इज़ that is does not correctly predict the value of zero and infinity value of viscosity। ये जो है ना विस्कासिटी की वैल्यू जो होती है यानी ज़ीरो के करीब हो या बहुत ज़्यादा हो तो उस सूरत में ये मेथड जो है इतना वैलिड नहीं होता, और इस मेथड में ये भी क्वालिटी है कि ये डिपेंड कर रहा होता है एन के ऊपर, और ये मॉडल जो है आपका है पावर लॉ मॉडल। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास है नेक्स्ट मॉडल है क्रॉस मॉडल। क्रॉस मॉडल जो होता है स्टूडेंट इसमें देखें, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड न्यूटोनियन रीजन एट लो एंड हाई स्ट्रेस क्रॉस प्रपोज्ड द मॉडल ईटा माइनस ईटा इन्फिनिटी यहाँ पे है, और ईटा नॉट माइनस दिस इक्वल टू 1/1 प्लस के ये आर डॉट 1 माइनस, ये जो आर डॉट है स्टूडेंट आप याद रखना इसको, ये पार्शियल यू और पार्शियल वाई या आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है, इसको हम लोग ग्रेडियंट भी पढ़ते हैं, और यहाँ पे ये जो है ईटा माइनस ईटा नॉट, और ये जो रिलेशन है स्टूडेंट ये हमें ये मॉडल देता है। क्रॉस मॉडल में आपकी इसकी शेप से भी दिखाई दे रहा है कि इसको आप क्रॉस में लिख सकते हैं, वेयर ईटा एंड ईटा नॉट आर द ज़ीरो एंड इन्फिनिटी शेयर्ड विस्कोसिटीज़ रिस्पेक्टिवली एट के टू द कंसिस्टेंसी इंडेक्स। के जो है वही कंसिस्टेंसी इंडेक्स है, आर डॉट भी द रेट ऑफ शेयर है, आर डैश जो है द पैरामीटर फॉर द मॉडल आर calculated using the curve fit। It can be seen from the model that for low values of r dot the value of eta and eta naught and intermediate value of r dot the cross model reduced to the power law region। तो ये जो है ना रिड्यूस होकर पावर लॉ रीजन में चला जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं किया गया स्टूडेंट, जस्ट को क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है, और यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर ईटा इन्फिनिटी से बहुत ज़्यादा हो तो उस केस में जो है ना हम कहते हैं जो ईटा है, क्योंकि ये बहुत ग्रेटर है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा ईटा नॉट इंटू, क्यों आप देख सकते हैं यहाँ पे चूँकि ये जो वैल्यू है वो जो है वो बहुत थोड़ी हो तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस मॉडल का हमें ये है कि इससे हमें ये ईटा जो है इसको हम फाइंड कर सकते हैं, और याद रखें कि ईटा जो है ये क्या है विस्कोसिटी को शो कर रहा है, जो यहाँ पे म्यू विस्कोसिटी को शो कर रहा था यहाँ भी ईटा भी विस्कोसिटी को शो कर रहा है, जस्ट इस लिखने वाले ने इसका नाम बदला हुआ है, और आप जहन में रखें कि ये जस्ट क्या है विस्कोसिटी है। तो इस मॉडल में हमारे पास जो विस्कोसिटी का मसला होता है, यानी कि ये ऊपर से इक्वेशन वही है, बट ये कि नीचे जो है हमारे पास जो विस्कोसिटी का इशू होता है वो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। दिस वन इज़ द क्रॉस मॉडल। अब स्टूडेंट चूँकि मैं आपको फिर बता दूँ कि 4 डिफरेंट थीसिस लेने हैं और उनमें इन मॉडल को देखना है और फिर इनको सिम्पराइज़ करना है। उसके बाद स्टूडेंट कैरियल मॉडल जो है कार्डियल मॉडल जो होता है, इस मॉडल में मोर क्लियरली कंप्यूट मोर डिटेल ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेजर्स ऑफ ईटा आर डैश इन द क्वेरियल Yasuda model। It uses 5 parameter model compared to 2 parameters of the power law model। The Quercier-Yedrus model is given by, ये मॉडल जो है ना ये दिया गया है। आप देख रहे हैं ये मॉडल इससे काफ़ी मैच कर रहा है। अब इस मॉडल में भी, अब इस मॉडल से क्या होता है, ये जो ज़ीरो एंड इन्फिनिट विस्कोसिटी रिस्पेक्टिवली ईटा इज़ द टाइम कांस्टेंट फॉर द फ्लूइड विच डिटरमाइन द shear rate at which the transition take place from the zero shear rate plateaus to a power law portions, and also be the transition from power law
region to eta infinity, and n is the power law index, which depends on the slope of the rapidly decreasing portion of the curve. In the model developed by the Baird and Crew, the value a was assumed to be 2, and hence in reducing the number of parameters to be fit to 4. The Bright Cordell model आर गिवन बाई, ये मॉडल जो है ये आपके सामने वही मॉडल है, दोबारा से इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, ये मॉडल है। अब हमारे पास है यहाँ ए दिया हुआ था और यहाँ पे ए की उसने वैल्यू पुट की है, डेवलप फॉर द बैड एंड क्रू। ये चूँकि जो पहले था इसको उसने कहा था कि ये हम बात कर रहे हैं कार्यूल मॉडल की, और नीचे हम बात कर रहे हैं डेवलप द बैड एंड क्रू। ये इन दोनों ने मिलके ए की वैल्यू को 2 सेलेक्ट किया। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास एक और मॉडल जिसमें से हमें विस्कोसिटी को जो है थोड़ा सा और ज़्यादा एलिब्रेट करता है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है एलाई मॉडल। इस मॉडल में एलाइस जो मॉडल है, इन द मॉडल प्रिपेयर्ड बाय द एलाइस एंड अपेरेंट विस्कोसिटी वेरीज एज फंक्शन गिवन बाय, ये फिर इसमें विस्कोसिटी को हम ये लेते हैं और इसमें जो होता है ईटा नॉट इज़ द ज़ीरो विस्कोसिटी, बीटा इज़ द डायमेंशनलेस पैरामीटर है, T12 जो है is the shear stress and T1/2 is the shear stress at eta equal to half इसके ऊपर। The LI model is 3 parameter model and it has advantage for having a limiting viscosity eta naught at 0 shear rate and shear thinning velocity at higher shear rate. The exponent to the given described to the rate at which the curve between viscosity and shear rate falls drawn from to describe the shear thinning behavior. अब स्टूडेंट ये हमारे पास है, इसका तीसरा मॉडल है, और आप लोगों को ये सोच रहे होंगे इन मॉडलों को हम करेंगे क्या। तो स्टूडेंट हम इनका बाद में यूज़ करेंगे और हम फिटिंग में देखेंगे कौन सा मॉडल हमारे प्रॉब्लम पे सही फिट आ रहा है, उसके मुताबिक अगर हम चलेंगे तो हम एक बेहतरीन रिजल्ट की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट ये है जी डाल्टन फ्लूइड्स जो होते हैं, क्या होता है जी डाल्टन फ्लूइड्स। तो 2 फिनोमेना वी हैव ऑब्जर्व दैट द डाल्टन फ्लूइड्स वॉल्यूमेट्रिक Daltoncy denotes an increase in the total volume under shear, whereas the rheological Daltoncy implies an increase in the apparent viscosity and increasing shear rate. The latter is the most common among the Dalton's fluids. These Dalton's fluids are far less common than to the pseudoplastic fluids. Some of the model which can be used for modeling such kind of the fluid have already been discussed above. तो हमारे पास से स्टूडेंट ये है कि ये भी एक फ्लूइड है जिसको हम कहते हैं डाल्टन फ्लूइड। इसको हम लोग स्टडी करते हैं इसके वॉल्यूमेट्रिक डाल्टनसी, ठीक है। यहाँ पे द रीज़न बिहाइंड सच काइंड ऑफ द बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोइंग। इन केस ऑफ द suspensions of the particle will be oriented at rest so that the white space is minimum. The liquid in the suspension in the case just sufficient to fill the voids, but when the suspension is sheared, the space between particle become incompletely filled with liquid. Under these conditions of the inadequate lubrication of the surface, adjacent particles come in constant with each of the resulting in the increase of the friction and hence the shear stress increase with increase in the shear rate. तो ये है जी स्टूडेंट डाल्टन फ्लूइड में, इसको थोड़ा सा इसके मीनिंग आपको समझा देता हूँ। तो स्टूडेंट हमारे पास जो आपका क्वेश्चन है कि डाल्टन फ्लूइड कौन सा होता है, तो आंसर ये है कि वो फ्लूइड जो आपने ऊपर पढ़ा था, एक होता है थिनिंग मीन पतला होता है। इसमें शेयर स्ट्रेस बढ़ाने से क्या होता है, वो चीज़ उतनी थिन हो जाती है, मतलब उतना पतला हो जाए। 2 तरह के होते हैं, एक आपको पता है कि चूँकि पावर लॉ मॉडल में ये चीज़ देख आए हैं कि पावर लॉ मॉडल जो होता है ना 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक ये कि अगर नॉन न्यूटोनियन जो फ्लूइड होता है वो स्ट्रेस लगाने से उसकी अगर विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही हो स्ट्रेस लगाने के, तो वो थिक हो जाएगा। तो अगर वो थिक हो रहा हो तो स्टूडेंट तो उसी को हम लोग कहते होते हैं, उसका नाम यहाँ पे कहीं देखा था, हम कहते होते हैं जी कौन सा मॉडल होता है, एक जो शेयर थिनिंग होता है जिसको हम सूडोप्लास्टिक कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये जो होता है ना, ये क्या होता रहता है, घना होता रहता है, कोई चीज़
जो ये हमने पढ़ा है डाल्टन जो मॉडल होता है, ये जितना इसके ऊपर आप लोग shear स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे वो उतना ही पतला होता रहता है। वैसे इसको याद रखने के लिए जिस तरीके से स्टूडेंट घी होता है, तो घी को जब आप लोग हीट अप करते हो तो उसका वो किसकी तरफ होना शुरू हो जाता है, पतला होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से ये जो है ना डाल्टन फ्लूइड्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, जिनके ऊपर हम shear स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो क्या होते रहते हैं, पतले होते रहते हैं। जबकि प्लास्टिक टाइप जो चीज़ होती है आप उसके ऊपर shear स्ट्रेस अप्लाई करें तो वो और गेने होते रहते हैं। तो इस तरह का कोई सिचुएशन होती है तो इसको हम लोग डाल्टन फ्लूइड कहते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास है यहाँ पे बात है जैसे कि ऐसा ना, जैसे shear स्ट्रेस है, हम अप्लाई कर रहे हैं shear स्ट्रेस जो है, जब shear स्ट्रेस अप्लाई किया, हम shear स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं तो उसके साथ साथ जो उसके अंदर रेट है वो भी बढ़ता जा रहा है और कांस्टेंट मिकदार से है। इसको हम कहते हैं स्टूडेंट बैगम प्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, बैगम प्लास्टिक कहते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट ऐसे होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं shear स्ट्रेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखें shear स्ट्रेस बढ़ती जा रही है, तो शुरू में ये हुआ shear रेट भी बढ़ता जा रहा है, बाद में ये हुआ कि shear स्ट्रेस बढ़ाने से shear जो उसकी है ये चीज़ जो है ना उसमें चेंजिंग जो है ना वो कम होना शुरू होती है, यानी कि वो चीज़ गेनी होती जा रही है। क्या होती जा रही है, गेनी होती जा रही है। इसको हम कहते हैं सूडो प्लास्टिक shear थिनिंग कहते हैं स्टूडेंट। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं इसमें शुरू में ये होता है जो ही हम shear स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो उसके रेट में जो shear स्ट्रेन होती है वो भी बढ़ती है, लेकिन बाद में जाके क्या हो जाता है, shear स्ट्रेन जो होती है वो कम होने शुरू हो जाती है और shear जो स्ट्रेस है जितनी भी बढ़ाते जाएँ। और इसीलिए अब स्टूडेंट ये है जी न्यूटनियन फ्लूइड। अब न्यूटनियन फ्लूइड ये होता है, इसमें बड़ा खास रिलेशन है, हम जितनी shear स्ट्रेस बढ़ाएंगे उतनी ही shear स्ट्रेन बढ़ती है। अब आम नेचर में जो होता है स्टूडेंट, ये जो न्यूटनियन फ्लूइड होता है ये हमें कम भी मिलता है कि बस shear स्ट्रेस लगाएं तो ये बढ़ता जाए। लाइक वाटर वगैरह जो है ना ये हमारे इस केस में आता तो है, लेकिन इसके बाद है स्टूडेंट ये है डाल्टन shear थिनिंग फ्लूइड जो है, इसमें ये होता है कि यहाँ पे जितना हम लोग क्या करते हैं जो shear स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं, मतलब जितनी ज़्यादा फोर्स लगाते जाएंगे शुरू में वो थोड़ा कम और बाद में वो इतनी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा ना, यानी कि जो स्ट्रेस लगाते जाएंगे shear स्ट्रेन में उतनी जाएंगी, यानी कि ये आस्ता आस्ता क्या होता रहता है स्टूडेंट, पतला होता रहता है। पतला का मतलब समझ गए होंगे कि विस्कोसिटी जो है ना इसकी कम होती रहती है। इसको हम लोग कहते हैं जी डाल्टन फ्लूइड। जो सबसे इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, हम न्यूटनियन फ्लूइड को तो बड़ी आसानी से डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन फ्लूइड्स की ये जो दो टाइप्स होती हैं स्टूडेंट हमारी इंटरेस्ट का बायस बनती है। और ये जो होता है ये तो शुरू में देखें इसने क्या हालत बनाई, जो ही हम इसके ऊपर shear स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो एकदम से स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि शुरू में तो ये बहुत टॉप पे जा रहा है, ठीक है, शुरू में क्या करता है ये बहुत टॉप पे है, इसके अंदर एकदम से बहुत ज़्यादा चेंज आता है ज़ीरो के ऊपर ही, और फिर बाद में जो होता है एक ख़ास मिकदार से आना शुरू हो जाता है। तो ये है हमारे पास जो है ना स्टूडेंट क्या है, बैगम प्लास्टिक फ्लूइड जो है ये आपने इस टेबल में देखा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेबल है, इसके ऊपर आपको हज़ारों की तादाद में जो है लिटरेचर में बुक्स मिलेंगी जो कि इस टेबल के बारे में डिस्कशन करेंगी और यही चीज़ आपको वो वहाँ पे सिखाने की कोशिश भी करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड की, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड वो होता है जो वक्त के साथ साथ जो होता है उसमें चेंजिंग आती है। यहाँ पे देखें द टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन द वेरिएशन ऑफ द shear स्ट्रेस विद टाइम एंड गिवन shear रेट एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखें स्टूडेंट कौन कौन सा है, एक है हमारे पास है टेक्सोट्रोपिक फ्लूइड है और एक है रियोप्लास्टिक। अब देखें ना टेक्सोट्रोपिक जो फ्लूइड है हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं और एक है रियोप्लास्टिक फ्लूइड, दोनों को देखें। टेक्सोट्रोपिक फ्लूइड क्या होता है, द फ्लूइड एग्जिबिट अ रिलायबिलिटी डिक्रीज इन shear स्ट्रेस विद टाइम एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ द shear एंड द फ्लूइड टेम्परेचर इफ द फ्लो curve is measured in a single experiment in which the shear rate is steadily increased from 0 to the maximum value and then decrease to the 0 to the high stress loop will be obtained. Thus the alternating of the rate at which the shear rate is increased or decreased alter the shape of the high stress loop. So, some of the example of टेक्सोट्रोपिक मटेरियल आर द मेटल्स ऑफ द हाई पॉलीमर पेंट और ग्रासेस, इसके बाद है प्रिंटिंग इंक, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसको हम लोग टेक्सोट्रोपिक फ्लूइड कहते हैं। स्टूडेंट इसमें क्या होता है हमारे पास, हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये टाइम डिपेंडेंट होती हैं। कैसे टाइम डिपेंडेंट होती हैं हम इसको थोड़ा सा तफसील में
अब मैं आपको लेके चलता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है हमारे पास जो है टाइम के साथ क्या होता है, इसमें इंक्रीजमेंट आता है। इसको देखें, द एग्जिबिट रिवर्सिबिलिटी डिक्रीज इन शेयर स्ट्रेस विद टाइम एट कांस्टेंट रेट। अगर हम उसका कांस्टेंट रेट से अगर उसके ऊपर स्ट्रेस लगाते हैं स्टूडेंट, तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेस जो होती है वो क्या कर देती है, डिक्रीज़ कर जाती है टाइम के साथ साथ। जबकि जैसे आप लोग देखते हैं ना, पेंट को ले लें आप, तो पेंट के अंदर आप देखते हैं कि आप पेंट को अगर थोड़ा सा उसके ऊपर स्ट्रेस लगाएं, यानी पेंट के एक डब्बे को ओपन करें और उसको इधर उधर आप हरकत दें, तो विद इन टाइम जो है ना उसके अंदर क्या चेंज आता है, तो उस चेंज को आप लोग कहते हैं टेक्सोट्रोपिक जो है। इसी तरीके से जो रेयोपेस्टिक जो फ्लूइड होते हैं, दीज मटेरियल आल्सो रेफर टू द एंटी, इनको हम लोग कहते हैं जी एंटी टॉक्सिक ट्रोपिक फ्लूइड भी कहते हैं। और relatively rare in the occurrence, they exhibit a reversible increase in shear stress with time at a constant rate of the shear under the isothermal condition. Hence the isotropic loop obtained for these material and exactly opposite to that obtained the textotropic material. Some example are the kind of the material are the bentonitic clay suspension और फिर क्या है गैप्सम सस्पेंशन। तो ये जो होते हैं उससे बिल्कुल एंटी इनका बिहेवियर होता है। इनके बिहेवियर में क्या होता है, ये डिक्रीज़ आता है किस चीज़ में, रिलायबिलिटी जो होती है, ठीक है, रिवर्सिबल डिक्रीज़ आता है इन शेयर स्ट्रेस में। इसमें क्या होता है, इसमें ये इसके एंटी होता है और ये इंक्रीज़ होता है, क्या होता है, रिवर्सिबल इंक्रीज़ ऑफ द शेयर स्ट्रेस। इन शेयर स्ट्रेस में इसमें इंक्रीजमेंट आती है और उसमें डिक्रीजमेंट आती है, वक्त के साथ इसमें चेंजिंग आती है। उसके बाद स्टूडेंट हमारा ये टॉपिक है विस्को इलास्टिक फ्लूइड क्या होते हैं। और विस्को इलास्टिक में दीज मटेरियल एग्जिबिट बोथ विस्कस एंड इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं। विस्कोसिटी और इलास्टिक जो होती हैं, इन पेयरली हु कैन an elastic solid, the stress corresponding to the given strain is independent of time, whereas in the case of the velocities material the stress relaxes generally in constant to purely viscous liquid. The viscoelastic fluid flow when subject to the stress part of their deformation is removed upon to removal of the stress. Some of the example of viscoelastic fluid are the bitumen, forgings, polymers and polymer metals such as the न्यूलान। तो ये स्टूडेंट हमारे पास है जिसमें आपको लास्ट से ही पता है विस्को इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब स्टूडेंट आपको ये पता नहीं चाहिए कि इलास्टिक कहते किस चीज़ को हैं। इसमें हमारे पास है, जैसे स्टूडेंट आप लोग देखते हैं ना, हनी ले लें, आपने शहद देखा हुआ है, उसका जो बिहेवियर होता है वो विस्को इलास्टिक होता है, यानी उसकी विस्कोसिटी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। और इलास्टिक इसलिए होता है, जैसे आपने स्टूडेंट गलेल देखी हुई है, गलेल के अंदर ये होता है आप उसको खींच के छोड़ते हैं तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट की तरफ जाता है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ रखते हैं उसको हम लोग कहते हैं विस्को इलास्टिक, नाम से ही इसमें ज़ाहिर हो जाता है। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये हमारा था इसके बारे में तीसरा लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।